हेलो एवरीवन, पूर्वांचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? होता है ना समानार्थी शब्द। तो समानार्थी में इन चार विकल्प में ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि सही नहीं है? तो देखेंगे, पहला देखिए कपीस। इस कपीस में क्या होता है? मटमैला, ये भी सही है। और कपीस, इस कपीस में से होता है हनुमान जी, तो ये लाइन तो एकदम बिल्कुल सही है। और आगे देखिए कीट, कीट, ये कीट रहेगा। कीट, कीट मीन्स कीड़ा होता है, ये भी सही है। और कीटी मीन्स सुअर होता है, ये भी सही है। आगे देखते हैं कृपण। कृपण में तो कंजूस जानते ही हैं। और कृपाण मीन्स तलवार, ये भी सही है। यानी कि हमारा ये चौथा ऑप्शन गलत है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कंज। कंज मीन्स कमल होता है, लेकिन कुंज मीन्स तोता नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसका एक युग्म तो सही है, लेकिन ये दूसरा युग्म सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, ऐसा काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चंपू बोलते हैं, गद्यांश बोलते हैं, अरे पद्यांश बोलते हैं, या फिर गद्यांश बोलते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है? गद्यांश वह होता है जिसमें खाली गद्य बस रहता है, और पद्यांश वह होता है जिसमें रस, छंद, अलंकार तीनों का मिश्रण करके बनाया जाता है, वो तो पद्यांश होता है। और गद्यांश में खाली लिखने वाला रहता है। और चंपू, इन दोनों का मिश्रण जब हो जाएगा तो क्या होता है? चंपू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपू। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो तो चंपू होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इन चारों में से एक ऐसा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है। तो बताइए। अग्नि, ये तो पूरा तत्सम है, दिख रहा है। घोटक, ये भी घोड़ा का, अग्नि का आग, और ये घोड़ा का, अरे घोटक का घोड़ा हो जाएगा, घोड़ा। और ये घट का बताइए तो कमेंट में। और ये मोती, मोती का मौक्तिक हो जाएगा। ये मोती क्या हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा, मतलब कि तत्सम नहीं है। मतलब कि इसमें से तीन तत्सम। ये घड़ा, घड़ा हो जाएगा ना, घड़ा, घड़ा का घट। देखिए मोती जो है ये तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मौक्तिक। हाँ, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से समझिए कि तीन तत्सम और एक तद्भव है, तो एक तद्भव हमको बताना था, तो मोती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ डी कर देंगे और डी। देखिए, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो देखिए तांबुल, पर्ण, उपानह या फिर पढ़ी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपानह। पनही का क्या हो जाएगा? तो उपानह हो जाएगा उसका तत्सम। अगला क्वेश्चन देखिए। धातुष्मा में कौन सी संधि है? धातुष्मा में कौन सी संधि है? इसको तोड़ेंगे हम। धातु, धातु
प्लस ऊष्मा, छोटा ओ प्लस छोटा ओ मिलकर क्या हो जाएगा, तो देखिए U प्लस U बराबर यहाँ बड़ा O, समान स्वर है ना, समान, यानी कि क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। धातुष्मा में कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला देखते हैं, यथारुचि। यथारुचि में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। कर्मधारय तो होगा नहीं, क्योंकि पहला क्या कहते हैं, विशेषण है नहीं। और द्वंद्व आपस में एक दूसरे का विपरीत तो है नहीं यथारुचि, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, छठवें का। यथारुचि पहले जब उपसर्ग लगा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव। यथारुचि में कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, अर्थ। चौथा है अर्थ। श्री गणेश का विलोम होगा। श्री गणेश का विलोम क्या होता है, समापन, इतिश्री, अंत या फिर अथ। तो इसका राइट आंसर होगा श्री गणेश का इतिश्री। श्री गणेश शुरुआत करना, इतिश्री मतलब समाप्त करना, तो इसका राइट आंसर होगा इतिश्री। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चिरंतर शब्द का विलोम नहीं है, नहीं है लास्ट में लगा है, यानी कि इसमें से 3 शब्द जो है वो चिरंतर का विलोम है। एक ही शब्द ऐसा है जो चिरंतर का विलोम नहीं है, तो बताइए, देखिए, शाश्वत, नश्वर, निरंतर या फिर नैसर्गिक। चिरंतर का विलोम शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर है नश्वर। नश्वर देखिए तीनों से अलग दिख रहा है, शाश्वत ये भी हमेशा रहने वाला, निरंतर ये भी हमेशा रहने वाला, नैसर्गिक ये भी हमेशा, कहीं ना कहीं इसका भी वही अर्थ निकल रहा है कि हमेशा रहने वाला, तो इसका राइट आंसर होगा नश्वर। चिरंतर का विलोम कौन सा नहीं है, तो नश्वर नहीं है, बाकी तीनों उसका विलोम है। अगला देखिए, नीम हकीम खतरे जान। मुहावरे का अर्थ है नीम हकीम खतरे जान। मुहावरे का अर्थ क्या है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या होगा, इसका देखिए नीम हकीम खतरे जान का मतलब अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। किसी चीज़ के बारे में अगर हम थोड़ा ही ज्ञान रखे रहेंगे और सोचेंगे कि पूरा बताने लगें तो वो बहुत ही हानिकारक होता है, तो उसको मुहावरे में हम ढाल के क्या बोलते हैं, सीधे नीम हकीम खतरे जान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A B C D। आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ होगा। इस लोकोक्ति का अर्थ देखिए, आंख का अंधा और गांठ का पूरा। अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, या फिर आंखों का रोना। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा देखिए मूर्ख धनी। आंख का अंधा और गांठ का पूरा, इसका अर्थ क्या होगा, तो मूर्ख धनी होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका देर हो जाना, डेरा उठ जाना। देर हो जाना, देर हो जाना, डेरा उठ जाना, डेरा उठ जाना। युद्ध में मृत्यु पाना।
युद्ध में जो मृत्यु पा लेता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? काम आना, काम तमाम करना, युद्ध देर हो जाना, देर हो जाना या फिर डेरा उठ जाना। तो युद्ध में मृत्यु आना का क्या हो जाएगा? काम आना, मतलब काम आ गए, युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए मतलब काम आ गए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से 3 शब्द जो है तद्भव है, एक तत्सम है, उसको ढूंढना है। क्या अनहित तत्सम है? नहीं। विनती ये तत्सम है? ये भी तत्सम नहीं है। अटारी तत्सम है? ये भी नहीं। अटारी का क्या होता है? अट्टालिका, अट्टालिका। इसका राइट आंसर है डाकिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो डाकिनी हो जाएगा तत्सम, बाकी तीनों तद्भव हैं। अगला देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है, इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? क्या अधीन शुद्ध शब्द है? अधीन नहीं, अधीन होता है, हम किसी के अधीन नहीं है, अधीन। और व्यवहारिक होता है? नहीं। व्यवहार में जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं, व्यवहार में जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो पहला वाला जो शब्द है उस पे आ की मात्रा लग जाती है, तो क्या हो जाएगा? व्यावहारिक, इसका हो जाएगा। और इसका देखिए अत्यधिक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी में अत्यधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मिष्ठान नहीं, मिष्टान होता है, यहाँ ट की जगह पे ठ रहेगा, नहीं ठ की जगह पे मतलब ट रहेगा। अगला देखिए। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो अनेक युगों से चला आ रहा है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए कालांतर, समीचीन, प्राचीन या फिर सनातन। जो अनेक युगों से चला आता है उसको क्या कहते हैं? तो कालांतर भी नहीं कहते हैं, समीचीन भी नहीं कहते हैं, प्राचीन भी नहीं कहते हैं, उसको सनातन कहते हैं। जैसे कि हिंदू हमारा सनातन धर्म है, प्राचीन युगों से चला आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं? सनातन धर्म। इसीलिए देखिए अनेक युगों से चले आने वाले के लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? सनातन हो जाएगा। आगे देखिए। उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति, जो उच्च कुल में पैदा होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए ऑप्शन इधर है। उच्च कुल में पैदा होने वाले के लिए हम बोल दे रहे हैं, उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए धनी होगा कि श्रेष्ठ होगा कि कुलीन होगा या फिर सर्वश्रेष्ठ होगा? तो धनी तो होगा नहीं और श्रेष्ठ भी नहीं होगा, क्योंकि पैदा होते ही कोई श्रेष्ठ नहीं बन जाता है। और सर्वश्रेष्ठ तो, लेकिन कुलीन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुलीन। उच्च कुल में पैदा होने वाला क्या होता है? कुलीन होता है। आगे देखिए। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा 2 लाइन का और जो रोला होता है वो 4 लाइन का। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? हरिगीत का, कुंडलिया, सवैया या फिर बरवे? तो देखिए हरिगीत का तो होगा नहीं, क्योंकि इसके प्रत्येक लाइन में 28 मात्राएं होती हैं। तो क्या कहते हैं? दोहा में कितना होता है? 11 और 13, 24 मात्राएं। रोला में भी वही, तो हर लाइन में 24 होता है, लेकिन हरिगीत का में ऐसा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? कुंडलिया। दोहा और रोला को मिलाने पर क्रम से क्या बनता है? तो कुंडलिया बनता है। आगे देखिए।
बिना विचारे जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। बिना विचारे हम काम करेंगे तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होगा। तो बताइए प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद बताना है। क्या सोरठा है? सोरठा तो नहीं लग रहा। क्या मालिनी है? मालिनी भी नहीं लग रहा। और दोहा, इसका तो ये उल्टा होता है, इसका ये उल्टा उसका वो, तो हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा? उपेंद्र प्रजा। उपेंद्र प्रजा जो है, बिना विचारे जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो ये कौन सा छंद है इसमें? उपेंद्र प्रजा है। उपेंद्र प्रजा इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा? मेवाती, मारवाड़ी, ये सब कहाँ की है? तो राजस्थान की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी की है। आगे देखिए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? मतलब देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो गुजरात में माना जाता है। आगे देखिए। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, पंजाबी, बांग्ला या फिर नेपाली? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, नेपाली। नेपाली इसका राइट आंसर होगा। मतलब हिंदी के अतिरिक्त खाली हिंदी भर नहीं लिखा जाता है, नेपाली भी ऐसा भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आगे देखिए। वर्ष 1955 में गठित 1955 में जब राजभाषा आयोग का गठन हुआ था तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? 1955 में जब राजभाषा आयोग का गठन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, बीजी खेर, जीबी पंत, सुनील कुमार चटर्जी या फिर पी सुब्रमण्यम। यहाँ मन है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजी खेर। बीजी खेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1955 में जब प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। आगे देखिए। कौरवी भाषा का उदय हुआ है। कौरवी भाषा है उसका उदय कैसे हुआ? पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से या फिर बिहारी हिंदी से? आंसर कीजिए। तो कौरवी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी से। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? तो पश्चिमी हिंदी से हुआ। अगला देखिए। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी, देवराज, ज्ञानेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र जी। त्यागपत्र जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र जी हैं। आगे देखिए। अन्या से अनन्या तक एक रचना है। अन्या से
अनन्या तक किसकी रचना है? देखिए, हरिवंश राय बच्चन की, प्रभा खेतान की, कृष्णा सोबती की या फिर मतीराम की। अन्या से अनन्या तक किसकी रचना है? तो देखिए क्या हो जाएगा? प्रभा खेतान। इसका राइट आंसर होगा प्रभा खेतान। इंपॉर्टेंट रचना है प्रभा खेतान, अन्य से अनन्या तक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, टॉप 30 फटाफट रिवीजन हो गए। जनतंत्र का जन्म, एक रचना है जनतंत्र का जन्म, ये रचना है, ठीक है। किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? तो यह है दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। कौन सी है? जनतंत्र का जन्म। आगे देखिए, अब फिर से आ गया समास। अब समास देखिए, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कामचोर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व। अव्ययी मतलब कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर मतलब काम से जी चुराने वाला, कर्ता ने कर्म को कर से। तत्पुरुष में, ये तत्पुरुष तो है ही, कौन सा तत्पुरुष होगा? करण तत्पुरुष। तो कामचोर में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। और तत्पुरुष के भी भेद हैं, तो उसमें करण तत्पुरुष हो जाएगा, नहीं अपादान तत्पुरुष। काम से जी चुराने वाला मतलब काम से जी को अलग करने वाला, अपादान तत्पुरुष होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पहिया, लिखावट, पखावज या फिर मझधार। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मझधार में नाव फंसी है, स्त्रीलिंग। पखावज बजाई जाती है, और ये भी लिखावट अच्छी है, लेकिन पहिया चलता है। पहिया क्या है? समय का पहिया चलता है, क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्यय मुक्त कौन सा शब्द है? मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है वो कौन सा शब्द है? बोली, भाषा, पिपासा या फिर अंकुर। तो देखिए, बोली में भी ई प्रत्यय लगा है, भाषा में भी आ प्रत्यय लगा है, इसमें भी आ प्रत्यय लगा है, फिर अंकुर में कोई प्रत्यय नहीं लगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अंकुर। अंकुर में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतेवासी वाक्य का अर्थ होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अंतेवासी, तो उसका अर्थ क्या होता है अंतेवासी का? देखिए, अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य या फिर किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा? अंतेवासी का मतलब हो जाता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। जो शिष्य गुरु के समीप रहकर पढ़ाई करता है उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी। अगला देखिए, कंकाल किसकी रचना है? एक रचना है कंकाल। कंकाल किसकी रचना है? देखिए, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद या फिर विद्यापति। कंकाल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कंकाल, तितली, सरोज स्मृति, झरना, लहर, ये सब किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। अगला देखिए, एक रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। इस रचना को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि ये किसकी रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा। चलिए, टॉप 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।